मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वह उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में खड़ी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और कहता है, मैडम आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? वो लड़की उसकी तरफ देखते है और कहती है, तुम्हें क्या चीज़ पसंद है? चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो? क्या चीज़ अच्छा बनाती हो वो ही मेरे लिए ले आओ। वो कहता है कि मैडम आपको जो पसंद है आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से बना के लेके आऊँगा। वो कहती है कि चाय लेके आना थोड़ी कड़क कड़क लेके आना, मुझे डर लग रहा, पता नहीं इंटरव्यू में क्या क्या तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है। कुछ देर बाद जब चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी कि मेरा कब इंटरव्यू होगा। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था, उस टाइम चाय भी खत्म हो चुकी थी वो, और वहीं पे वो बैठे बैठे उस चेयर पे सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता, कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है, और जब होश आता है तो एक बिस्तर पर पड़ी हुई मिलती है। शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, उसकी आंख खुली का खुले ही रह गई। वो देख रही थी सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति बैठा है, उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था, और वो व्यक्ति उसके साथ शरीर के साथ खेलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। उसकी जुबान भी इतनी जान नहीं बची थी कि वो आवाज़ निकाल सके। उसके जो चाय के अंदर में कुछ ऐसी चीज़ मिला के दी गई थी जिससे उसका पूरा शरीर की हर एक हिस्सा कमज़ोर हो चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से आया कहाँ से आया और क्यों आया। कुछ देर बाद एक एक और व्यक्ति आता है, वो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा आता है। इस तरह से लगातार लोगों के आने जाने का जो सिलसिला चल रहा था, 15 लगभग तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद उसने गिनती करना भी भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह से होश आता है, तब वो पानी मांगती है। पानी नहीं मिलता है, खाना मांगती है, उसे खाना भी नहीं दिया जाता है। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़ा तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते, सिर्फ उसको मार मिलती है। जब उसे पीटा जाता है, मारा जाता है, तभी उसके मुंह खोलती है। किसी भी चीज़ के लिए वो जैसे मुंह खोलती है तो उसको सिर्फ मारा और पीटा ही जाता था। अब यहाँ से निकलने की उसकी तमाम कोशिश की, लेकिन वो 24 घंटा तक किसी न किसी और के नज़र में वो रहती थी। जब वो यहाँ से बाहर जाती तो इस बात की गूंज पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि आमने सामने जो लगने वाले प्रदेश है वहाँ तक पहुँच जाती है। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है उस प्रदेश के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने इसकी मजबूरी का इतना फायदा उठाया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र का। दिल्ली क्षेत्र में एक थाना लगता है कमला मार्केट, और इसी कमला मार्केट का इलाका है जीबी रोड। इसी इसी जीबी रोड में एक कोठा होता है, कोठा नंबर 68। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रहता था। वो वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है कि हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या क्या तुम रीना के भाई बात कर रहे हो? लड़का कहता है, जी हाँ, मैं रीना के भाई बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? वो कहता है कि मैं अपने बारे कुछ नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने मुझे ये मैसेज भेजने को कहा है। वो पूछता है कि तुम कैसे जानते हो? वो कह रहा था कि मैं लगभग 3 से 4 बार उनसे मिल कर आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फ़ोन कट कर देता है। उसने फ़ोन किया था 3 अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वह लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, रोते हुए गिड़गिड़ाते अपनी माँ के पास जाता है और वो कहता है कि माँ, बहन की खबर मिली है, बस मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने के लिए अनुमति दो। वो लड़का सीधा वहाँ से दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उस नंबर पे
तो फ़ोन करता है, उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझे मुलाकात कीजिए, आप मुझसे एक बार मुलाकात कीजिए। करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति उसके अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद उससे जब बातचीत करते-करते पता चलता है कि जो व्यक्ति फ़ोन किया था वो भी कोलकाता का ही रहने वाला था और जो भाई आया था वो भी कोलकाता का ही रहने वाला था। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं और बातचीत उन्होंने अच्छे से बांग्ला भाषा में बातचीत करते हैं क्योंकि दोनों पश्चिम बंगाल के ही थे तो बांग्ला भाषा अच्छी तरह से दोनों का आता था। और उसके बाद जो अपने कदम उठाने के बारे में वो लोग दोनों सोच रहे थे अब क्या करना चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा भी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है। सोचने के बाद विचार आता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ जितनी सारी लड़की थी, महिलाएँ थी, सिर्फ़ वेश्या का काम करती थी। जो धंधा करते थे वो लड़कियां से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से जाकर कहता है मुझे किसी से मिलना है, मुलाकात करनी है, मुझे भी किसी के साथ वक्त बिताना है। क्योंकि जो वो सोच कर आया था वहाँ अगर अपनी बहन की सारी बात बता देता तो शायद बहन को भी खतरा होता और उसके लिए भी खतरा होता। तो उसने एक एक करके लड़कियां लाई गई, मैनेजर एक एक करके उसको लड़कियां दिखाई गई लेकिन हर एक लड़की को वो रिजेक्ट कर रहा था। जब रिजेक्ट कर रहा था तभी उस समय वहाँ की एक महिला ने कहा कि जो एक नई नई लड़की आई है अभी 2 ढाई साल महीने पहले, रीना, उससे मुलाकात करवा दो, शायद इसको पसंद आ जाए। पीछे से आवाज़ आती है, मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है। वो लड़का कहता है पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो मुलाकात करवा लें। लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, डिमांड जितना हो, पैसा जितना मैं देने के लिए तैयार हूँ, इंतज़ार भी कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। बैठकर वो इंतज़ार कर रहा था, तभी वहाँ वहाँ की मैनेजर कहती है, पीछे से आवाज़ देती है कि उसके ज़्यादा रेट लगेंगे, उसका इंतज़ार करना है तो मुझे ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेंगे। कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, इस इंतज़ार करूँगा, थोड़ा देर और इंतज़ार करूँगा। थोड़ा देर बाद उसका दरवाज़ा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है और बहन जब बाहर निकल के आई और बहन को भाई की जब आपस में आमना-सामना हुआ दोनों भाई-बहन का, तो बहन को देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। तो आँखों ही आँखों शर्मनाक से को शर्म से मारे वो पूरा गिड़गिड़ाने जैसे करने का कोशिश कर रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि बहन करे तो करे क्या और भाई करे तो करे क्या। भाई ने तुरंत उसे देखते हुए कहा मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में ले जाती है और जैसे दोनों अंदर चला जाता है भाई और बहन जब आपस में मिलते हैं उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर जब वो रो रहे थे तो फुट फुट के ये आवाज़ बाहर तक ना जाए इसलिए दोनों ने एक दूसरे का मुंह बंद कर लिया ताकि आवाज़ बाहर तक चली ना जाए। शायद उनके लिए खतरा हो सकता था अगर किसी तरह से उन लोग का रोने का आवाज़ बाहर आ जाए तो एक निर्धारित सीमा जो होती है कोठे के अंदर जाने के बाद उसका समय सीमा अब बहुत देर से धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। तब बाहर से अब खटखटाने का आवाज़ आया कि यदि तुम बाहर नहीं निकलोगे तो सही नहीं होगा, बाहर निकलो, तुम अंदर क्या कर रहे हो? जो अंदर अंदर तुम्हारा जो टाइम था वो खत्म हो रहा। तो अंदर से आवाज़ आती है, क्या बात है? वो कहती है तुम्हारी सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा और समय चाहिए तो तुम्हें डबल चार्ज लगेगा। यानी कि जितने रुपए तुमने दिए उससे दुगुना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो लड़का कहता है ठीक है मैं इससे ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ और वक़्त बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन की रोने की जो रोती थी जो उसका दरअसल जो बात थी कोलकाता की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम कर रहे थे। इस कंपनी में एक लड़का सॉरी एक लड़की उसकी जो फ्रेंड थी, काजल नाम की एक दोस्त थी, वो दोनों एक दूसरे को रीना और काजल जानती थी और दोनों दोस्त थी। तो एक एक दिन काजल ने उसके सामने आकर रोने लगी और बहुत और अपनी-अपनी बहुत बोलने लगी, मैं आगे मुझे अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है लेकिन मेरे परिवार के लोगों लोगों मेरे घर मुझे उस नौकरी के लिए
मेरे घर वाले जाने नहीं दे रहे, आखिरकार करूँ तो मैं क्या करूँ? रीना जब उसकी बात सुन रही थी, वो कह रही थी कि तुम्हें यहाँ कितने पैसे मिलते हैं? वो बता रही थी 35 से 40 हज़ार के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफर आया उसमें लगभग 1 लाख रुपया तक का शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा भी बढ़ेंगे। रीना जब काजल की बात सुन रही थी, तभी काजल की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या क्या करूँ, नौकरी मुझे मिल सकती है? तुम्हारा जो कोई ऑफर आया वो नौकरी मुझे मिल सकती है? क्योंकि रीना को भी कम पैसे मिल रहे थे, तभी जो उन्होंने कहा ठीक है इस ऑफर को तुम प्राप्त कर लो, और मैं कभी फिर और देखूंगी, परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, बहुत गहरी हो चुकी थी। जब जब वह घर से खाना लाते, साथ साथ खाते, चाय पीती, कॉफ़ी पीती, दोनों बाहर घूमने जाती, एक साथ घूमने जाती, तभी वो दिल्ली की नौकरी का ऑफर ऑफर आया। उसे दिल्ली की नौकरी के ऑफर के लिए उसने कहा कि 9 जून 2019 को दिल्ली की इस जगह पर इंटरव्यू है, और इसके लिए जो रमज़ान है, रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर जाएगा, तो उसके साथ तुम चले जाना। वो दिल्ली जाते हैं, वहाँ जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठी में पहुँच जाती है। इसको यह जानकारी नहीं थी कि वह बहुत बुरी तरह से फँस चुकी है। 9 जून को इसका पहला रात होता है, और लगभग 11 जून से शुरुआत होती है। पहले दिन 15-20 लोग के साथ उसका संबंध बनाते हैं, उसके बाद फिर वक्त आगे बढ़ता है और हर दिन इसी तरह चलते रहता है। क्योंकि सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, इसलिए ज़्यादातर ग्राहक जब उसको देखते थे तो इसी का डिमांड करते थे, और वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे। खाना मांगते थे, उसको नशा वाला इंजेक्शन दिया जाता था। जब उसे होश आता और वो चिल्लाने की कोशिश करती तो उसे फिर से नशा वाला इंजेक्शन देकर और उत्तेजित किया जाता, ताकि वो उत्तेजित हो तो सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। अब वह लगातार उसके साथ सिलसिला चल ही रहा था। उस पर लोगों की नज़र थी, उसकी कोठी वालों की नज़र थी, ताकि यहाँ से ये भागना चाहिए। यही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोठी से बाहर जाने की उसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। तभी एक दिन एक व्यक्ति आता है जो कि पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता, जब भी उसको मौका मिल रहा था तभी उसके पास आता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। जब ये 3 बार लगातार एक दूसरे को मिलते रहे, बहुत ज़्यादा करीब आते रहे, तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो? जैसे ही फ़ोन की बात कहता है, वो कहती है कि मेरे भाई को फ़ोन कर दो, शायद मेरी यहाँ से निकलने का चांस बन जाएगी। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी तभी लड़की वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, उसके पैर पकड़ती है और कहती है कि सिर्फ़ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, सिर्फ़ एक बार। क्या पता आपका इस फ़ोन से मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। हो सकता है इससे इस मेरे से वादा कीजिए, सिर्फ़ एक बार फ़ोन कर दीजिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर जो अगर तुम मेरा फ़ोन से तुम बाहर निकल सकती है तो मैं फ़ोन कर दूँगा। जब भाई ने पूरी कहानी सुनी, सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर निकल जाता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ? यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई है तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। कोलकाता से आई इस लड़के जो दिल्ली आया हुआ था, उस शहर कमला मार्केट बिल्कुल उसके लिए अनजान था, नया था। उसके यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था कि किसी का मदद ले। उसे समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे? अगले दिन फिर ग्राहक बनकर आता है और डिमांड करता है कि मुझे रीना से ही मिलना है। रीना के पास जाता है, रीना से जाकर पूछता है कि रीना, हमें क्या करना चाहिए? समझ में नहीं आ रहा, मुझे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तभी वो एक नाम बताती है, कहती है कि मुझे महिला आयोग के पास, अब नहीं, आपको तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष है, स्वामी मनीवाल, उससे मुलाकात करना चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर देगा। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है और लोगों से अक्सर कोठे पर आते जाते देखता है। इस महिला की हिफाजत के लिए कोई न कोई कदम उठाते रहता है। उसने कानों कान
किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वामी मनीलाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा जाता है दिल्ली के महिला आयोग में, और वहाँ जाने के बाद उसको एक उसकी DCW यानी कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन उसकी एक सदस्य मिलती है, जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी को वह लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बताता है। रीना दरअसल काल्पनिक नाम है, उसका असली नाम हम ले नहीं सकते हैं। जब किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बताता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफर मिल गया था कि तुम दिल्ली आओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। इसलिए जब वो यहाँ आई तो उसको सीधा कोठी पर पहुँचा दिया गया। तो 2 ढाई महीने लगातार उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके साथ ना जाने कितने लोगों ने गंदा घिनौना काम किया है। तभी वो कहती है कि मैं अपनी अध्यक्ष यहाँ की अध्यक्ष हूँ, उनसे बात करती हूँ। तभी उसने एक किरण नेगी स्वामी मनीवाल से बातचीत करते हैं और मनीवाल से कहता है कि ऐसे ऐसे मसला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा है, वो अपनी बहन से सीधा कोठी से मिल के आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस कोठी में झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए, इसकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है। जब स्वामी मनीवाल ने पूरी कहानी सुनी, पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा DCP सेंट्रल जिला मंजीत सिंह रंधवा को फ़ोन करती है। उसे कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए। एक जीबी रोड पर कोठा है जहाँ पर रेड डालनी है, क्योंकि एक लड़की है जो कई महीनों से फंसी हुई है, उसके साथ काफ़ी समय से गंदा और घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कोलकाता से दिल्ली बुलाकर उसको फंसाया गया है। ये मनदीप सिंह रंधावा ने जो पूरी कहानी सुनते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित करते हैं। और वह डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त की डेट थी। तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उसे कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम उस कोठी के अंदर ही रहोगे, अपने भाई के साथ रहोगे, अपने भाई बहन दोनों एक साथ तुम लोग रहना, ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता। किरण नेगी, स्वामी मनीवाल, मनजीत सिंह रंधवा सहित कई ऑफिसर टीम यहाँ पर जाती है और रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद जब इस कोठी में जब जाते तो उसे दरवाज़ा खड़खड़ाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खुलता है तो दोनों भाई बहन उस कोठी से अंदर निकलते हैं। यहाँ और यहाँ जब कहानी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है, तो इसमें स्वामी मनीलाल की ही नहीं बल्कि डीपी मनदीप सिंह रंधवा और काफ़ी महिला का जो टीम थी, सदस्य थे, किरण नेगी की जमकर तारीफ की गई थी। वह लड़का जो था कोलकाता को अपनी बहन रीना को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर पुलिस वाले की ही नहीं बल्कि पूरा दिल्ली वालों का जमकर तारीफ की जाती है। और मीडिया ने उस चीज़ को बड़े प्रमुखता से लिखा था कि एक भाई ने अपनी बहन को जीबी रोड के इस खूबसूरती, जीबी रोड के जो कोठे नंबर इतनी खूबसूरती से निकाला कि उसको भी नुकसान नहीं हुआ और दूसरों लोगों को भी बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। साथ ही जब इस कमला मार्केट थाने पे फिर केस दर्ज की जाती है, धारा 370, 376 और 134 के तहत यह दर्ज की जाती है और जो कोठे की जो मैनेजर होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी जो इस टीम में शामिल थे, जिन जिन लोगों ने इस महिला को कोठी तक पहुंचाया, तो उनके खिलाफ भी एक केस, जो चार्जशीट वो तैयार किया जाता है और फिर वहाँ की केस चार्ज की जाती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ किसी को परेशान बिल्कुल करना नहीं है। आपको ज़्यादा अगर नौकरी कब कर रहे हो और कहीं से ज़्यादा ऑफर आ रहे हो, तो आप उस ऑफर को बिना वेरीफाई किए लेना एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों इसी तरह एक सच्चे कहानी के आगे एपिसोड में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।